नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे विलेयता पर। किस पर करेंगे? विलेयता पर। क्लास 12th यानी कि इंटरमीडिएट के दूसरे लेसन विलेन पर है। ठीक है, ये इसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैं इस पर अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, विलेयता होती क्या है। सबसे बड़ी बात, विलेयता क्या है और इसी बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, किसी अवयव, देखिए विलेयता, किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। देखिए विलेयता क्या होती है? किसी अवयव की, कोई अवयव है उसकी विलेयता एक निश्चित ताप पर, कैसे निश्चित ताप यानी स्थिर ताप पर, जो भी ताप हो वो निश्चित हो, चाहे जितना हो, पर विलायक की निश्चित मात्रा, जो विलायक होता है विलयन में। अच्छा, विलयन किससे बनता है? मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। विलेय और विलायक से मिलकर क्या बनता है? विलयन बनता है। अच्छा, निश्चित मात्रा किसकी? विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस विलयन में जो विलायक है उसकी मात्रा जो घुली हुई है उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा, जो पदार्थ है उसकी अधिकतम मात्रा कितनी है, उसे क्या कहते हैं? उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। यह विलेय एवं विलायक की प्रकृति तथा ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। ये किस पर निर्भर करती है? ताप एवं दाब पर। और विलायक की प्रकृति पर, कि मतलब ठोस है या द्रव है या गैस है, कैसा विलायक है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेयता। किसे? किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में। देखिए, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, हम बता दें आपको। किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। यह विलेय एवं विलायक की प्रकृति तथा ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। इतना ठीक है, आप लिखना चाहें यहाँ तक लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे। देखिए, हमने बताया था ना, इसके निर्भर किस पे करती है? ताप, दाब और उसकी प्रकृति पर। ठोसों में द्रवों की विलेयता, जो ठोस हैं, ठोस में द्रव की विलेयता कैसी होती है? प्रत्येक ठोस दिए गए द्रव में नहीं घुलता। जैसे सोडियम क्लोराइड और शर्करा। सोडियम क्लोराइड और शर्करा है, शर्करा जल में आसानी से घुल जाते हैं। देखिए, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक और शर्करा यानी कि चीनी जल में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, कौन कौन? नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन नहीं घुलते। दूसरी ओर नेफ्थलीन व एंथ्रासीन बेंजीन से आसानी से घुल जाते हैं। देखिए, जो नेफ्थलीन और एंथ्रासीन है ये जल में नहीं घुलते, जबकि ये बेंजीन में आसानी से, देखिए जल में नहीं घुलते और बेंजीन में आसानी से ये घुल जाते हैं। जबकि सोडियम क्लोराइड, कौन? सोडियम क्लोराइड व शर्करा नहीं घुलते। बेंजीन में सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक और शर्करा नहीं घुलते हैं। यह देखा गया है कि ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। जो ध्रुवीय विलायक होते हैं जो ध्रुवीय विलेय होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में ही घुलते हैं, और जो अध्रुवीय विलेय होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। देखिए, जैसे कि चीनी है, शर्करा है और सोडियम क्लोराइड यानी नमक है, ये किस में घुलते हैं? जल में। और इधर नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, ये किस में घुलते हैं? बेंजीन में। विलेय अध्रुवीय विलायकों में सामान्यतः एक विलेय विलायक में घुल जाता है। जो विलेय होता है विलायक में घुलता है। ये बात विलेन पढ़ाया था, तब मैंने बताई थी। यदि दोनों में अंतरा आणविक अन्योन्य क्रियाएं समान हो, हम कह सकते हैं कि समान समान को घोलता है। यानी कि जो जैसा है वो उसी को घोलता है, समान समान को घोलता है। ठीक है, जब एक ठोस विलेय, जब एक ठोस विलेय द्रव विलायक में डाला जाता है तो उसमें घुलने लगता है, प्रक्रिया विलीनीकरण कहलाती है। अच्छा, ठीक है, सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है, जब एक ठोस विलेय द्रव विलायक में डाला जाता है तो वह उसमें घुलने लगता है, यह प्रक्रिया विलीनीकरण कहलाती है। ये आपसे पूछा जा सकता है विलीनीकरण क्या है। फिलहाल पूछेगा तो नहीं, लेकिन आप लर्न कर लें, ज़्यादा अच्छा होगा। विलीनीकरण क्या है? जब एक ठोस विलेय, विलेय जो है वो ठोस हो और द्रव विलायक है वो द्रव हो में डाला जाता है तो उसमें घुलने लगता है। भाई घुलेगा,
ठोस विलेय उसमें डाला जाएगा, उसका नाम ही विलेय, तो यानी कि वो उसमें घुलेगा। किसमें घुलेगा? विलायक में। विलायक क्या है? यहाँ द्रव में। ठीक है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विलीनीकरण, यानी कि घुलनी। ठीक है, इससे विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ने लगती है। विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ने लगती है। देखिए विलयन है, ठीक है, विलयन कब बनेगा? जब विलेय और विलायक दोनों होंगे उसमें। जब विलेय विलेय ज़्यादा होगा, क्या होगा? विलेय ज़्यादा होगा तो क्या होगा? उसकी विलयन की सांद्रता बढ़ेगी, यानी कि गाढ़ा होगा। यदि विलेय कम होगा तो घटेगी। इसी समय विलयन में से कुछ विलेय के कण जैसे ठोस विलेय के कणों के साथ संघट्ट कर विलयन से अलग हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? विलयन से अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। देखिए यहाँ तक की हमने पढ़ा है। इससे ऊपर तो ये क्या हो गया? विलीनीकरण। अब हम बात करेंगे क्रिस्टलीकरण की। किसकी? क्रिस्टलीकरण, बहुत जरूरी है। इसी समय विलयन में से कुछ विलेय के कण, किसमें से? विलयन में से कुछ विलेय के कण क्या होता है? ठोस विलेय के कणों के साथ संघट्ट कर विलयन से अलग हो जाते हैं। देखिए कुछ विलेय के कण होते हैं। किसके? विलेय के कण ठोस विलेय के कणों के साथ, जो ठोस कण रह जाते हैं विलेय के, उनके साथ संघट्ट कर विलयन से अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यानी कि विलयन से विलेय के जो कुछ अणु बचते हैं वो ठोस के साथ संघट्ट होकर अलग हो जाते हैं। इसे इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। एक ऐसी स्थिति आती है जब दोनों प्रक्रियाओं की गति समान हो जाती है। कैसी हो जाती है? समान हो जाती है। इस परिस्थिति में विलयन में जाने वाले विलेय कणों की संख्या विलयन से पृथककारी विलेय के कणों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, आ जाइए। एक ऐसी स्थिति आती है जब दोनों प्रक्रियाओं की गति कैसी होती है? दोनों प्रक्रियाओं की गति समान हो जाती है। कैसी हो जाती है? समान हो जाती है। इस परिस्थिति में विलयन में जाने वाले विलेय कणों की संख्या विलयन से पृथककारी विलेय के कणों की संख्या के बराबर होगी। जो विलयन में जाने वाले विलेय कण हैं उनकी संख्या विलयन से पृथककारी जो विलेय के कण हैं उनकी दोनों की बराबर होगी और गतिक साम्य की प्रावस्था पहुंच जाएगी। किस पे पहुंच जाएगी? साम्य की प्रावस्था पर पहुंच जाएगी। इस स्थिति में दिए गए ताप एवं दाब पर विलयन की उपस्थिति विलेय की सांद्रता स्थिर रहेगी। कैसी रहेगी? विलेय की सांद्रता स्थिर रहेगी। विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था, विलेय और विलायक मिलकर बनाते हैं। ठीक है, जब गैस को द्रवीय विलायकों में घोला जाता है तब भी ऐसा होता है। इस प्रकार का विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब और अधिक विलयन नहीं घोला जा सके संतृप्त विलयन कहलाते हैं। देखिए भाई, फिलहाल संतृप्त विलयन है तो नहीं कोई। ठीक है, क्या होता है संतृप्त विलयन में? जैसे आपने घोल बनाया, हम आपको बता दें, आपने घोल बनाया है किसका? चीनी का और पानी का। ठीक है, यानी शरबत जिसे कहते हैं, आपने शरबत बनाया है। तो शरबत में जब वो इस स्थिति पर पहुंच जाए कि चीनी को और ना घोला जा सके, यानी कि चीनी का कोई एक अणु भी उसमें और ना घोला जा सके, तो वो क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन, वही कहलाएगा। लेकिन ऐसा संभव है? आपको लगता है ऐसा संभव है? लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। फिलहाल मैं बता दूं ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि चीनी बराबर घुलती रहेगी। हाँ, अगर आप ज़्यादा चीनी डाल देंगे तो लास्ट में घुलना वो बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा वक्त नहीं आएगा कि आप उसमें एक भी दाना ना घोल सकें। चीनी का एक भी दाना उसमें ना घोल सके, ऐसा विलयन आता है तो वही होगा संतृप्त विलयन। ठीक है, यानी कि उसमें बराबर दाब, यानी स्थिर दाब पर, ना दाब बढ़ाएंगे हम, ना ताप बढ़ाएंगे घटाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसी दाब पर हम घोलते हैं। जब उसमें घोलते हैं तब यदि घुलना बंद हो जाए तो क्या होगा? वो संतृप्त विलयन। अब इसमें पढ़ते हैं। जब गैस को द्रवीय विलायकों में घोला जाता है तब भी ऐसा होता है। इस प्रकार का विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब और अधिक विलय नहीं घोला जा सके, यानी दिए गए ताप एवं दाब पर, मतलब कि जो ताप है स्थिर ताप दाब पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सके, मैंने बताया था ना, वही है संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, वह विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलय घोला जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है।
देखिए वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर, कैसे ताप पर, स्थिर ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सके, क्या किया जा सके, और अधिक विलेय को घोला जा सके, असंतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जो कि बिना घुले विलेय के साथ गतिक साम्य में होता है, किसमें होता है, बिना घुले विलेय के साथ गतिक साम्य में होता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। ओके, आपको बता दिया मैंने। अच्छा, मैंने संतृप्त विलयन आपको अपनी भाषा में बता दिया, वही याद कर लें तब भी चलेगा। एवं इसमें विलायक की दी गई मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा होती है। कैसी होती है, इसमें विलेय की अधिकतम मात्रा होती है। ऐसे विलयनों में विलेय की सांद्रता उसकी विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है, विलेय की सांद्रता उसकी विलेयता कहलाती है। एक पदार्थ में दूसरे की विलेयता पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करती है। देखिए उसकी विलेयता कितनी है, मैंने विलेयता के बारे में आपको ऊपर बताया था कि उसकी विलेयता कम है ज़्यादा है, किस पर निर्भर करती है, वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त दो अन्य कारक ताप एवं दाब पर भी इस प्रक्रिया का नियंत्रित करते हैं। अच्छा, ताप पर और दाब पर भी ये प्रक्रिया निर्धारित करती है। कौन सी, कि विलेयता क्या है, विलेयता कितनी है इसकी, ज़्यादा है कम है क्या है, ये किस पर, एक तो प्रकृति पर, उसके पदार्थ की प्रकृति पर, और दूसरा उस पर जो ताप है, कम है ज़्यादा है कैसा है, इस पर निर्भर करती है। अच्छा, ताप का प्रभाव इस पर क्या पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे हम। इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठोसों की द्रवों में विलेयता पर ताप परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। साम्य का अध्ययन करके गतिक साम्य होने के कारण इसे ले सातैलीय नियम का पालन करना चाहिए। अच्छा, क्या होता है इसमें गतिक साम्य होने के कारण, कैसा साम्य होता है, गतिक साम्य होने के कारण इसे सातैलीय नियम का पालन करना चाहिए। इस नियम को आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है यदि तो पहले चैप्टर से पढ़ लें, या फिर हम ही पढ़ाएंगे किसी टाइम, ठीक है। लेकिन बेहतर होगा आप अपनी बुक से पहले चैप्टर से पढ़ लें। फिलहाल मैंने इसकी वीडियो अभी तक नहीं बनाई है। सामान्यतः यदि निकट संतृप्तता प्राप्त विलयन में घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी कैसी होती है, ऊष्माशोषी डेल्टा H 0 हो तो ताप के बढ़ने पर विलेयता बढ़नी चाहिए। ताप के बढ़ने पर विलेयता बढ़नी चाहिए। देखिए विलेयता बढ़नी चाहिए कब, ताप के बढ़ने पर। ताप के बढ़ने पर विलेयता बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। आप पानी लीजिए, पानी में चीनी डालते हैं वो घुलती है, ठीक है, लेकिन एक समय वो आता है जब चीनी उसमें घुलना बंद हो जाती है ना। लेकिन जब हम उसी पानी पर को यदि आग पे चढ़ा दें, यानी उसका ताप बढ़ा दें, तो क्या होता है।